सभी दर्शकों का मैं हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं हूँ सुशील और मेरे साथ है फेमस डॉक्टर माधव राजे। डॉक्टर माधव राजे, हमने लास्ट टाइम एक वेट लॉस के रिलेटेड एक वीडियो बनाया था। आज मैं आपसे उसके रिलेटेड एक सवाल पूछने वाला हूँ। अभी जनरली इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम का एक जो वर्ड है वो बड़ा चर्चे में है रिलेटेड टू द वेट लॉस। एक्चुअली मुझे पर्सनली इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है वो पता नहीं है। ऐसा सवाल बहुत लोगों के माइंड में हो सकता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है वेट लॉस के लिए। तो डॉक्टर माधव राजे, प्लीज आप इसके रिलेटेड हमें सहायता करें। डॉक्टर माधव। ओके, इंफॉर्मेशन ये डेफिनेटली सहायता ही है। सो हेलो मित्रों, सुशील सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर में आज हम बात करेंगे। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग ये सभी लोगों को पता है, ऐसी टर्म नहीं है। कुछ लोगों को पता है और मेरे संपर्क में आने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग ये शब्द पता नहीं है, लेकिन उन्हें उपवास ये शब्द पता है, फास्टिंग उन्हें पता है ना। हाँ, तो ये जो उपवास है, ये उपवास भारतवर्ष में सारे लोग करते हैं। अभी यंग जनरेशन के बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि माता पिता ने बताया तो ये ट्रेडिशन चला आया हुआ है जिसका कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो उपवास करना या फास्टिंग करना ये बेकार है। ऐसा समझने वाले कई लोग हैं, ऐसा समझने वाले यंग जनरेशन के तो मैक्सिमम लोग हैं। लेकिन मित्रों, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही उपवास है। सिर्फ ये उपवास मतलब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में थोड़ी सी मेडिकल जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे आज, ताकि आप सब लोग उपवास करना चालू करेंगे, है ना। अब जैसे उपवास करने की बात किया, आज सुबह ही मैं किसी से बात कर रहा था, लेडी से, तो मैंने उनको पूछा कि आप उपवास करती हो क्या। उन्होंने कहा मैं उपवास करती हूँ। तो मैंने कहा कौन सा उपवास करती, कौन सा दिन रखती हो। तो बोले हर गुरुवार को मैं उपवास करती हूँ। तो कैसा करती हो, मेरा क्वेश्चन था। तो उन्होंने मुझको बताया कि मैं सुबह में उपवास का खा लेती हूँ, 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जो भी उनका सुबह का नाश्ता या खाना रहता, तो उपवास का फराली चूड़ा या फराली जो बनती है चीजें घर में वो खा लेती हूँ। मतलब फिर रात को पूरा खाना खा लेती हूँ। तो ये हुआ उपवास। अब कई लोग इस प्रकार का उपवास करते हैं। अभी आषाढ़ी एकादशी भी आके गई अभी हाल ही में, और हम सब लोगों ने उपवास किया। कैसे उपवास करते हैं हम सुबह उपवास का खाना खा लेते हैं, दोपहर को अगर भूख लगी तो कुछ उपवास का फराल ले लेते हैं, और रात को फिर से उपवास का खाना खा लेते हैं। और उपवास छोड़ते कब है, अगले दिन। मतलब जो नॉर्मल डाइट है हमारा, रोटी सब्जी, ये हम अगले दिन खाते हैं और कहते हैं हमने उपवास छोड़ा। मित्रों, ये उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग से कनेक्टेड नहीं है। ये उपवास हम नहीं कहना चाहते जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है। हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए इंटरमिटेंट मतलब जो आप खाना खा रहे हो दिन भर में, 2 खाने के बीच में आपने फास्टिंग करना है। आप 2 बार खाना खाते हो, और शायद कुछ लोग 2 बार नाश्ता भी करते हैं या 1 बार नाश्ता करते हैं, तो 2 बार का जो खाना है उसके बीच में आप फास्टिंग करिए। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। उदाहरण के तौर पे, अब जैसे कि आपने समझो शाम को 8 बजे खाना खाया, तो शाम का 8 बजे का खाना खाने के बाद में अगर आपने दूसरे दिन 8 बजे सुबह नाश्ता किया या ब्रेकफास्ट किया, और शाम के 8 बजे से दूसरे दिन के सुबह के 8 बजे तक के आपने सिर्फ पानी पिया, शायद शरबत लिया, तो ये आपका फास्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इसमें सबसे आसान तरीका यह है कि आपका जो फास्टिंग पीरियड है वो आप रात में ले लीजिए, ताकि आप रात को सो भी जाते हो, तो आपको काम भी नहीं करते हो तो भूख लगने का भी चांस नहीं आता। काम भी नहीं करते और सो भी जाते हो तो भूख नहीं लगती, और आपका फास्टिंग जैसा चाहिए वैसे हो भी जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आपके मन में कोई विचार या कोई तर्क आ रहा है सुशील सर? सर, तो ये आपने बोला कि 8 बजे खाना खाना है या सुबह 8 बजे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये बस 12 आवर का फास्टिंग होना इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? या हाँ, वो इसको हम बोल सकते हैं ज्यादा टाइम तक और कर सकते हैं क्या, या कम टाइम के लिए भी होता है क्या? हाँ, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अच्छा। हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जैसे आपने सोचा कि 12 घंटे का फास्ट रखे, आप 14 घंटे का फास्ट रख सकते हो, आप 16 घंटे का फास्ट रख सकते हो, मैक्सिमम आप 20 घंटे का फास्ट रख सकते हो। ओके।
मैंने आज सुबह ही दूसरे किसी लेडी को बताया कि आप मैक्सिमम 20 घंटे का फास्ट रख सकते हो, तो इमीडिएटली वो लेडी का रिप्लाई आया, मतलब एक ही बार खाना खाना है ना, 24 घंटे एक दिन में होते हैं, 20 घंटे का फास्ट रखेंगे तो 4 घंटे रह गए, उसमें तो एक ही बार खाना खाएंगे। तो सच है, एक ही बार खाना खाना ये भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में जाता है। हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग इससे भी ज्यादा कर सकते हैं आप, जैसे कि आप लगातार 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 2 बार ही खाना इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तब भी वो चलेगा। मतलब सारे दिन आप खाना खाइए, जो आपका नॉर्मल डाइट है वो खाइएगा, कोई परहेज नहीं करिएगा, और सिर्फ सोमवार को और गुरुवार को इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए रात के समय में। अच्छा। मतलब शाम को, सोमवार को रात को आपने 8 बजे खाना खाया, और दूसरे दिन मंगलवार को आप 11 बजे उपवास छोड़िए। ओके। मतलब 11 बजे तक के आप फास्टिंग पे रहिए सुबह उठने के बाद। मतलब कितना समय गया, 8 बजे से 11 बजे, मतलब कितना गया, 15 घंटे का फास्टिंग हुआ। अब ये 15 घंटे का फास्टिंग, या 12 बजे खाना खाएंगे आप, तो ये 16 घंटे का फास्टिंग बहुत कारगर होता है, बहुत फायदे का होता है, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं। आपने क्वेश्चन पूछते हुए पूछा था कि या वेट लॉस के लिए काम करता है क्या? बिल्कुल काम करता है, वेट लॉस तो कम करता ही है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन उसके और भी कुछ फायदे हैं। जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने में मदद मिलती है, पता है? मुझे नहीं पता था। आपको बहुत लोगों को पता होगा कि लिपिड प्रोफाइल हम करते हैं ना, डॉक्टर लोग बताते हैं लिपिड प्रोफाइल करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका, है ना, तो उसमें एक हाई डेंसिटी एचडीएल रहता और एक लो डेंसिटी लिपिड रहता। और जो एचडीएल रहता या बैड लिपिड जिसको कहते हैं, वो बैड लिपिड जो है वो धमनी के अंदर में एक एथेरोमा फॉर्म करता है। मतलब वो वहां पर एक ऐसा बम्प तैयार करता है, जो बम्प अगर डिसलॉज हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक आने की, ब्रेन में अटैक आने की संभावना होती है। तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस करने वाला लिपिड, बैड लिपिड। तो अगर आप ये ऐसा इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आपका एथेरोजेनिक लिपिड भी कम हो जाता है। ओके। हाँ, मतलब आपको हार्ट अटैक और ब्रेन के अटैक से बचाने की कोशिश भी आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग कराता है। लेकिन इससे भी कुछ बातें और है, ये इतने में नहीं हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग का फायदा। ऐसा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब अगर आपको समझो डायबिटीज है, तो डायबिटीज व्यक्ति को क्यों होता है? क्योंकि खाना खाते हो आप, इंसुलिन सीक्रेट होता है पैंक्रियास से। वो इंसुलिन क्या करता है, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज गया है, खाना खाने के बाद में ब्लड में ग्लूकोज जाता, वो ग्लूकोज आपके टिश्यू को पिकअप करते, टिश्यू, तो वो ग्लूकोज को टिश्यू ने पिकअप करने के लिए इंसुलिन मदद करता है। तो अगर जिसको डायबिटीज है उसकी टिश्यू ग्लूकोज को पिकअप नहीं करती, तो ब्लड के अंदर में घूमने वाला जो ग्लूकोज है, खाना खाने के कारण जो पैदा हुआ ग्लूकोज, वो ब्लड के अंदर घूमता है, और वो ब्लड के अंदर घूमने वाले ग्लूकोज को टिश्यू ने या सेल ने पिकअप करना चाहिए। अगर वो पिकअप नहीं किया तो ब्लड के अंदर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं डायबिटीज। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की संभावना रहती है, इसीलिए आपको एक कारण है डायबिटीज का, इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है टिश्यू के लिए। तो आपने खाना खाया या कोई मीठा चीज खाई और आपका इंसुलिन सीक्रेट हुआ, मीठी चीज खाई, इंसुलिन सीक्रेट हुआ, तो आपके सेल्स जो है वो इमीडिएटली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो आपके ब्लड में रहने नहीं देंगे। ग्लूकोज अगर आपके ब्लड में नहीं रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये ताकत मिलती है आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग से। वैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका फैट कम हो जाता है। पेट की चर्बी रहती ना, या इधर उधर चर्बी जो बैठ जाती है, वो चर्बी को कम करने के लिए वो काम करता है। ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग के अच्छे फायदे हैं, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। यस सर। तो और कोई आपके मन में आ रहा है? हाँ सर, तो आपने बताया कि आपने कुछ फायदे बता दिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के, और ये भी जो क्वेश्चन में मैंने पूछा था वेट लॉस के लिए, ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग किया तो बॉडी में कैसा चेंज होता है जिसके कारण ये फायदे मिलते हैं? जैसे एक वेट लॉस करके मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि वेट लॉस कैसे होता है उससे, या बाकी भी फायदे हैं तो कैसे हो जाते हैं?
हाँ, अभी हम ऐसा करते हैं, वेट लॉस के ऊपर में फोकस करते हैं, ताकि ये जो मैं अभी फिजियोलॉजी बता रहा हूँ या कैसा काम करता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो बता रहा हूँ, वो आपको वेट लॉस के साथ में बहुत इजीली कनेक्ट करना जमेगा। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप जो भी खाना खाते हो, तो क्या होता है, उससे पैदा ग्लूकोज पैदा हो जाता है और वहां से आपको एनर्जी मिलती है। राइट। ये मूल मूल प्रिंसिपल है। खाना खाया, कोई भी खाना खाइए आप, उससे ग्लूकोज बनता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी के कारण आप चलते बात करते हो। अभी हम बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि अपने शरीर में एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से मिली? खाने से मिली। अब खाने में 3 प्रकार को डिवाइड करिएगा, एक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है ना? कार्बोहाइड्रेट से इमीडिएट ग्लूकोज बन जाता है, फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज बनने को समय लगता है। ठीक है ना? अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब आप खाना खा लेते हो और ग्लूकोज एक्स्ट्रा खाना अगर आपके बॉडी में तैयार हो गया, अगर आपने जो खाना खाया उससे आपको ग्लूकोज जो मिला, उससे आपको एनर्जी मिलती। अब ये एनर्जी अगर आपने स्पेंड नहीं किया तो वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, बोले तो क्या स्टोर हो जाएगा? ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोज जब स्टोर होता तो उसका फॉर्म बदल जाता। उसका फॉर्म का नाम है ग्लाइकोजेन। ठीक है ना? ग्लाइकोजेन, ये ग्लाइकोजेन मेजर पोर्शन जो है ग्लाइकोजेन, ये लीवर में चला जाता और बचा हुआ पोर्शन जो है वो आपके मसल्स में चला जाता। इससे भी ज्यादा अगर आपने ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस किया, मतलब ज्यादा ग्लूकोज आपके बॉडी में है, ज्यादा ग्लाइकोजन को प्रोड्यूस किया, तो आपकी एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी टिश्यू बन जाती है। तो मतलब आपके पेट की जो चर्बी है या आपकी इन जनरल जो चर्बी है, वो चर्बी बनती है फैटी टिश्यू से। क्यों? क्योंकि आपने ग्लाइकोजन ज्यादा प्रोड्यूस किया बॉडी में, इसलिए। अब क्यों प्रोड्यूस किया आपने? खाने के कारण प्रोड्यूस किया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, मतलब एक्सरसाइज नहीं किया। तो उसको अगर आप स्पेंड नहीं करेंगे तो बढ़ जाएगा, आपका स्टोर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? ये बात होती है वेट गेन करने की। अब अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे, मतलब क्या करेंगे? जैसे कि उदाहरण के तौर पे समझो आप रात को 8 बजे खाना खाया आपने, और फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे आप खाना खाएंगे, या दूसरे दिन सुबह 11 बजे आप फास्ट छोड़ेंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे, जो भी आप कहिए उसको। 11 बजे खाना खाएंगे मतलब अन्न को 11 बजे सुबह ग्रहण करेंगे, तो आपने 15 घंटे फास्टिंग किया। अब देखिए, ये 15 घंटे आपके पास में तो ग्लूकोज था नहीं, है ना? आप खाना खाया, वो 8 बजे खाना खाया, वो खाना तो आपका 3 घंटे में पाचन हो गया। वो खाने का जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज एग्जॉस्ट हो गया। फिर आपके बॉडी को चलने के लिए ग्लूकोज लगेगा ना। सुबह आप उठे, आपने सुबह के काम कार्य सब किए, 11 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया, तो आपको ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? एनर्जी कहाँ से मिलेगी? बात करने को कहाँ से एनर्जी मिलेगी? है ना? एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो एक्सरसाइज करने में कहाँ से एनर्जी मिलेगी? मॉर्निंग वॉक को जाते हो तो कहाँ से एनर्जी मिलेगी? तो वो एनर्जी आपको ग्लाइकोजेन जो लीवर में सबसे ज्यादा गया, वहां से ब्रेक होता है ग्लाइकोजेन। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं उसको। लाइसिस बोले तो ब्रेक होना, LYSIS, लाइसिस बोले तो ब्रेक होना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है कहाँ? लीवर में। लीवर क्या करता है? ये ग्लाइकोजन जो स्टोर हुआ है लीवर में पहले पार से आपने जो खाना खाया, उसका जो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है, उसको लीवर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करता है। और ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करने के बाद में लीवर ग्लूकोज बना देता है। ये ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी पहले 24 घंटे फास्टिंग के अंदर में आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। अगर आपने खाना खाया और 24 घंटे तक खाना नहीं खाया, उपवास रखा, तो आपको कहां से एनर्जी मिलती है? लीवर से मिलती है एनर्जी। लीवर ग्लूकोज को तैयार करता है। ठीक है ना? Yes. अब ये बात हुई पहली बात, जो लीवर का मैकेनिज्म है। अब दूसरा मैकेनिज्म है आपके फैटी टिश्यू का, एडिपोज टिश्यू का। जो फैटी टिश्यू होते हैं, वो फैटी टिश्यू, क्योंकि आपके पास में बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, आपका ब्रेन को मालूम हो जाता है कि यार ग्लूकोज को नहीं है, एनर्जी चाहिए, तो ब्रेन बताता है कि नहीं, एडिपोज टिश्यू को ब्रेक होने दो। तो उसको बोलते हैं फैटी कैटाबॉलिज्म या एडिपोज कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का अगेंस्ट अपोजिट शब्द है कैटाबॉलिज्म। तो एडिपोज कैटाबॉलिज्म होता है। अब एडिपोज कैटाबॉलिज्म में फ्री फैटी एसिड तैयार हो जाते हैं पहले, और ग्लिसरॉल तैयार हो जाता है। जो फ्री फैटी एसिड है, उससे वो फ्री फैटी एसिड लीवर में चला जाता है, और लीवर में जाने के बाद में लीवर उसको ग्लूकोज में और कीटोन बॉडी में कन्वर्ट करता है। कीटोन बॉडी आपको एनर्जी प्रोड्यूस करके एनर्जी देती है बाद में, अभी नहीं, लेकिन बाद में कीटोन बॉडी देती है। आपके ब्लड में कीटोन बॉडी घूमती है, वो एनर्जी दे सकती है, उसका वो फायदा है। लेकिन ग्लूकोज आपको तैयार हो गया, लीवर ने ग्लूकोज को तैयार कर दिया फ्री फैटी एसिड से, तो ये ग्लूकोज आप एनर्जी के लिए यूज करते हो। तो ये हुआ दूसरा सोर्स। जब आप फास्टिंग करते हो तो आपको ग्लूकोज मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है? एडिपोज टिश्यू को ब्रेक करने के बाद में, एडिपोज टिश्यू डिसॉल्व होने के बाद में, मतलब फैट फूड आपका कम हो जाएगा, फैटी टिश्यू जो कम हो जाएंगी।
तीसरी बात जो इसमें मेटाबॉलिज्म में आती है वो है आपका प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। मतलब आपके जो मसल बनते हैं वो मसल के अंदर में भी ग्लूकोज बनता है, तो उसको नियोग्लिकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो नियोग्लिकोजेनेसिस में ग्लूकोज मसल के साथ में मसल के अंदर से तैयार होता है और फिर आपको एनर्जी देता है। इस प्रकार से 3 तरीके से या 4 तरीके से आपको एनर्जी मिलती रहती है जब आपने खाना नहीं खाया तब भी। लेकिन आपको सबसे फायदे की बात यह होती है इसमें कि आपका जो एडिपोज टिश्यू है, फैटी टिश्यू है, वो डिजॉल्व हो जाता है। अगर आपने ज्यादा समय तक के अगर आपका फास्टिंग किया, जैसे 20 घंटे के ऊपर नहीं करेंगे, है ना, लेकिन 15 घंटे, 16 घंटे, 18-20 घंटे तक के किया, तो आपको ज्यादा एडिपोज टिश्यू ब्रेक करने का मौका मिलेगा। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये थ्योरी है जो मैंने आपको बताई। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मैंने किसी से मैं बात कर रहा था परसों, वो लड़की 23 साल की है, उसको मैंने कहा कि आप उपवास करो, रात को 10 बजे वो खाना खाती है माँ के साथ में। मैंने उससे बोला कि 10 बजे खाना खाने के बाद में दूसरे दिन 12 बजे चालू करो, मतलब उपवास छोड़ो। तो उसके घर के लोग बोले ऐसा होता ही नहीं। बोले ये तो 10 बजे खाना खा लेती है, सुबह 5 बजे इसको भूख लगती है, ये तो रह ही नहीं सकती, इसको खाना ही चाहिए। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। और अगर आपके सुनने वालों को कह रहा हूं, अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आप ये फास्टिंग कर नहीं पाएंगे, फिर आपको उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। जैसे कि आपको हेडेक होगा, है ना, जैसे कि आपका ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा, वगैरह वगैरह, है ना, मसल में क्रैम्प आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो आपने ऐसे समय में डॉक्टर की सलाह लेकर के इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ फास्टिंग ऐसी है जो डॉक्टर, जैसे मेरे जैसे डॉक्टर बता देते हैं। कैसे करेंगे? हफ्ते में 1 बार करो या हफ्ते में 2 बार करो। कैसे? 8 बजे खाना खाओ और दूसरे दिन सुबह 8 बजे उपवास छोड़ो। अब ये आपने किया, आपको इससे इमीडिएटली वेट लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको आदत हो जाएगी बॉडी को। फिर आपने 12 घंटे का फास्टिंग किया, 12 घंटे का फास्टिंग आप 14 घंटे में चले जाओ। जैसे आदत हो जाएंगी तो 16 घंटे में चले जाओ, है ना। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये फास्टिंग के अंदर में आदत करते करते अगर बहुत भूख लग गई और रहना नहीं हुआ, भूख मिटा नहीं पाएंगे, भूख को सहन नहीं कर पाएंगे भूख को, तो क्या करेंगे? आप ही बता दो सर। इसमें आप ना एप्पल खा सकते हो। अच्छा। क्योंकि ये फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें आपको एनर्जी नहीं मिलती और आपका पेट भर जाएगा। आप इसमें वाटरमेलन ले सकते हो, आप इसमें पॉपकॉर्न खा सकते हो, आप इसमें शरबत ले सकते हो, नींबू पानी, शक्कर नहीं डालना, और बहुत सारा पानी पीना, ये आप कर सकते हो। ये सारी चीजें करके भी आपको जो फास्टिंग का पीरियड है वो टॉलरेट करना होगा। ओके। यस सर। सैलेड खा सकते हैं क्या? सैलेड भी ले सकते हो। अच्छा। तो सर ये तो आपने अभी बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दी। पर्सनली मुझे तो अभी समझ में आ गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। तो ये जो आपने बताया 16 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे का, तो इसमें वेट लॉस के लिए सबसे बेहतर कौन सा है? नहीं, ऐसा कहना नहीं चाहिए। वेट लॉस के लिए इसके साथ में आपको एक्सरसाइज ऐड करने की जरूरत है। ठीक है ना। लेकिन अगर करना भी है वेट लॉस के लिए आपको, तो रोजाना अगर आप करेंगे तो फायदा होगा। तो रोजाना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं सर? कर सकते हैं आप, उससे ज्यादा वेट लॉस हो जाता है। अच्छा। और एक्सरसाइज, यदि आप बोल रहे हो एक्सरसाइज भी करना चाहिए, हाँ, 20% का एक्सरसाइज होना चाहिए, तो ऐसे बताया जाता है ना कि एक्सरसाइज के बाद कुछ तो खाना खाओ, क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है एक्सरसाइज के बाद। तो कैसे वो मैनेज करेंगे? एज्यूम करो मैं रात को 8 बजे खाना खाता हूँ और सुबह 12 बजे खाना खा रहा हूँ आफ्टरनून को, तो ये 16 घंटे का फास्टिंग हो जाएगा। लेकिन फिर यदि मैं एक्सरसाइज सुबह 7 बजे करूंगा तो 5 घंटे कैसे सस्टेन करेंगे? लाइक अच्छा क्वेश्चन है आपका। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं इसमें, जो कि हमने इसके पहले का जो योगा और एक्सरसाइज का, फिजिकल एक्टिविटी का जो वीडियो किया है, उसमें हमने ये बात नहीं बताई है क्योंकि मौका नहीं आया था। अभी मौका आया और आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिएगा, पहली बात, फास्टिंग करते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सुबह सुबह का एक्सरसाइज सबसे अच्छा है। सुबह उठे बराबर एक्सरसाइज कर लीजिए। और एक्सरसाइज अगर आपका थोड़ा ज्यादा समय के लिए हुआ, मतलब 10 मिनट से ज्यादा का समय, जैसे हम तो कहते हैं कि एक्सरसाइज 15 मिनट 20 मिनट बहुत हो गया अगर रोजाना कर रहे हो, तो इससे ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने 20 मिनट नहीं, अगर आप बहुत जवान हो, आप में बहुत ताकत है, आप में बहुत उमंग है और वेट लॉस करने का बहुत ज्यादा जुनून चढ़ा हुआ है, तो आप 30 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, चलेगा। लेकिन 10 मिनट के बाद में आपकी बॉडी वार्म होने लगती है, बॉडी की हीट बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे बॉडी की हीट बढ़ेगी वैसे आपकी भूख कम होगी।
तो एक्सरसाइज करने के बाद में आपको पानी की प्यास लगेगी, भूख नहीं लगेगी, पेट आपका खाली हो जाएगा, आपने खाना खाने की जरूरत नहीं है, आप पानी पीजिए बस। हाँ, और फिर 12 बजे या 11 बजे जब आपको छोड़ना है आपका उपवास, छोड़ दीजिएगा। ओके, तो इसमें मसल लॉस वगैरह नहीं होगा ना सर? लाइक नहीं, देखिए आपका वेट लॉस जो होता है तो उसमें कुछ हद तक के मसल लॉस होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर आप होल बॉडी एक्सरसाइज कर रहे हो, लार्ज बॉडी मसल्स को यूज कर रहे हो, तो आपके मसल्स में टोन अच्छा रहेगा, लेकिन मसल कुछ हद तक के आपकी उसका जो साइज है वो साइज कम होने की संभावना रहती है। हाइपरट्रॉफी मसल इसमें नहीं होगी। ओके ओके ओके, तो ये लेकिन फास्टिंग में आप मसल नहीं बना सकते, ऐसा है? नहीं, लेकिन आपके मसल का टोन बना रहेगा, तो आपके मसल का जो कंट्यूर है, जो शेप है, वो शेप दिखेगा ना सबको। लेकिन वो आप क्या बोलते कंपटीशन में, पहलवान की कंपटीशन में, बॉडी बिल्डर की कंपटीशन में जा नहीं पाओगे इसको लेकर के, उसके लिए कोई और चीज करने की जरूरत है। यस सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग के रिलेटेड सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस हम किसी और वीडियो में बनाएंगे, सेपरेट क्वेश्चन आंसर का सेशन ले लेंगे, और इसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको पूछ लूंगा। तो थैंक यू सो मच, जो आपने इंफॉर्मेशन दी हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ऑडियंस को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, उनके पेशेंस के लिए, उनके अटेंशन के लिए। एंड आई होप कि डॉक्टर माधव राजे इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है, यदि ये आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप आपके फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।